जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के 42 रामसर स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा पूरा वीडियो होगा मैप के ऊपर आधारित होगा, यानी कि हमारे सभी रामसर स्थलों की जो लोकेशन है उसको हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। तो मैप से आपको याद रखने में भी आसानी होगी और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर आज शाम तक मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले आइए थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो हमारे जमीन का वह हिस्सा जो कि पानी में लबालब होता है, यानी कि पानी में डूबा रहता है, या फिर जिसमें आपको बहुत सारी मात्रा में पानी मिलता है, यानी कि ऐसी हमारी भूमि या तो वह पानी के अंदर डूबी रहे या फिर उसमें आपको पर्याप्त नमी मिले, ऐसी भूमियों को हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स। तो बस इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब वेटलैंड्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो हमारे जैव विविधता होती है वह आपको सबसे ज़्यादा मिलती है किसी भी वेटलैंड्स में, यानी कि जो हमारी आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये हमारे जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पर लाभ होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वेटलैंड्स की तो जो हमारे वाटर की क्वालिटी होती है, यानी कि जो पानी की गुणवत्ता होती है उसकी ये रक्षा करते हैं, उसमें ये सुधार करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मछलियाँ होती हैं या फिर जो हमारे अन्य वन्य जीव होते हैं उनको भी आवास प्रदान करते हैं वेटलैंड्स। बाढ़ के जो हमारा पानी होता है उसको भी ये स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे फ्लड का वाटर होता है उसको ये स्टोर कर लेते हैं। तो इस कारण से अगर मान लीजिए सूखे का मौसम आ गया तो उस समय हमारे यहाँ पर जो वाटर लेवल होता है वह बहुत नीचे नहीं जाने पाता है। तो वेटलैंड्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको वाटर लेवल हमेशा ऊपर की ओर ही मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी मिट्टियाँ होती हैं उनके क्षरण को भी कम करते हैं वेटलैंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वेटलैंड्स का। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा बैंक के लिए कंडक्ट करवाए जा रहे विभिन्न टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है ये मनीष ग्रोवर सर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा 13 फरवरी को शाम को 7 बजे और ये टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री। यहाँ पर जिसको भी टॉप रैंक मिलेगा उसको डायरेक्टली मनीष ग्रोवर सर के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा और ये 13 फरवरी को शाम को 5 बजे कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर जो भी हमारे 100 टॉप स्कोरर होंगे वह डायरेक्टली जूम के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम के साथ में। फिर हमारा जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है इसके लिए भी फ्री टेस्ट 8 फरवरी से ही शुरू हो गया है और यहाँ पर जो भी रैंक 1 लाएगा उसे 1 महीने का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जिसकी रैंक 2 होगी उसको 2000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा और जिसकी रैंक 3 होगी उसको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलने वाला है। और इसके अलावा जो हमारे रीजनिंग के सर हैं अंकुश लांबा जी, इनके द्वारा एसबीआई क्लर्क प्री के लिए भी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें भी जो हमारे विजेता होंगे उनको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसमें इनरोल कर सकते हैं। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बहुत सारे टेस्ट पेपर को नहीं लगाते हैं तो आपकी सफलता यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए जहाँ भी आपको टेस्ट देने का मौका मिले, विशेष तौर पर जो आपको ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट देने का मौका मिलता है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट किया करें। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन है क्या। तो बात है 2 फरवरी 1921 की। ईरान में आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है रामसर। रामसर कहाँ पर है, तो जो हमारा कैस्पियन सागर है इसी के बिल्कुल किनारे मिलेगा रामसर शहर। तो रामसर में जो हमारे दुनिया भर की आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण के लिए एक समझौता होता है और इसी समझौते को हम लोग रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर अभिसमय के नाम से जानते हैं। नाम इस समझौते का क्या था, तो इसका नाम था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस
स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटेट, यानी कि जो हमारे जल पक्षियों का आवास होता है उनके लिए विशेष तौर पर यह समझौता हुआ था। तो डेट आपको याद रखनी है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ईरान के रामसर शहर में ये हुआ था। और अगर हम लोग इस समझौते की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। तो दोनों डेट आप याद रखेंगे। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि ये जो पार्टिकुलर समझौता है हुआ कब था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ था। और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। तो चलिए नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि 2021 के जो हमारा वेटलैंड्स दिवस था इसका विषय क्या है, वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब यहाँ पर आगे अगर हम लोग बात करें तो जब 1971 में ये समझौता हुआ था तो उस समय इसमें मात्र 7 देश शामिल थे। कितने थे? 7 देश शामिल थे। और वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के 171 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया हुआ है। अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया था, यानी कि ये जो समझौता हुआ था उस समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने कर दिया था। यहाँ पर अगर हम रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सदस्य देश होते हैं उनके बीच में प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर एक बैठक का आयोजन कराया जाता है। कब होता है? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर। पिछला जो हमारा कॉप है ये हुआ था 2018 में। कहाँ पर हुआ था? तो यूएई के शहर दुबई में इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखने हैं। फिर बात करते हैं रामसर अब समय का मुख्य रूप से अभिप्राय क्या था, तो यानी कि किस कारण से ये समझौता हुआ था। तो देखिए जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं जाहिर सी बात है ये किसी देश की सीमा के अंदर ही आपको मिलेंगे। और इस समय जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारा शहरीकरण हो रहा है, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उससे ये जो हमारे वेटलैंड्स हैं वह धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं। जैसे आपने अराल सागर का नाम पढ़ा होगा कि ये जो हमारा अराल सागर है ये काफ़ी हद तक यहाँ पर सूख चुका है। रीजन क्या होता है? प्रदूषण, या फिर जो मानव के हस्तक्षेप होते हैं, या फिर जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इसी के कारण ये सारे हमारे प्रभावित होते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को इसी प्रकार से आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए और इनको एक वैश्विक स्तर पर महत्व की आर्द्रभूमि घोषित करने के लिए रामसर समझौता होता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे देश में आपको कुल मिलाकर के 42 रामसर स्थल मिलेंगे। विश्व में कुल कितने हैं? तो विश्व में 24 आर्द्रभूमियां इस समय आपको देखने को मिलेंगी जो कि रामसर साइट की सूची में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर? यूके में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा 175। लेकिन मान लीजिए अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जो कि रामसर साइट में शामिल है, तो वह देश आपका है बोलीविया। कौन सा है? बोलीविया देश, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर 1,48,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि है वह रामसर वेटलैंड्स की कैटेगरी में आती है। यानी कि जितने यहाँ पर वेटलैंड्स हैं बोलीविया में, अगर हम उन सभी के एरिया को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा होता है प्रौद्योगिकी के विकास का, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट होता है, या फिर जो भी हमारे मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, या फिर हमारे जो प्रदूषण होते हैं, तो इनसे वेटलैंड्स को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड यहाँ पर एक होता है जो कि आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, और इसमें मुख्य रूप से उन वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है जो कि इस प्रकार से खतरे में है, यानी कि मानव के हस्तक्षेप के कारण, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, या फिर प्रदूषण से वे हमारे वेटलैंड प्रभावित हैं। तो दुनिया भर में कुल ऐसे 48 वेटलैंड हैं जिनको यहाँ पर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में 2 वेटलैंड्स हैं, एक तो है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, और एक हमारा है लोकटक झील। तो ये दोनों मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में इस समय शामिल हैं। हालांकि चिल्का झील भी कुछ समय के लिए इसमें शामिल था, लेकिन वह इस समय इसमें शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व की पहली रामसर साइट कौन थी। तो याद रखिएगा
कोबोर प्रायद्वीप, जो कि आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। 1974 में इसको पहले रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया था। भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत की पहली रामसर साइट है चिलिका झील और केवलादेव नेशनल पार्क। कौन से? चिलिका झील और केवलादेव नेशनल पार्क। तो चिलिका झील की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? उड़ीसा में। और केवलादेव नेशनल पार्क, ये चिल्का होगा, चिलिका नहीं होगा, चिल्का झील है, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ये आपका मिल जाएगा राजस्थान में। 1981 में ये दोनों भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल किए गए थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में, इनकी संख्या है 8। तो अभी हम लोग मैप में इन सभी को देखेंगे। सबसे बड़े अगर हम लोग रामसर स्थल की बात करते हैं हमारे देश में तो ये है चिलिका झील, उड़ीसा में आपको मिलेगा। और इसका टोटल एरिया है 1165 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1165 वर्ग किलोमीटर। और वैसे भी हमारे भारत की सबसे बड़ी झील भी है चिलिका झील। सबसे छोटे वेटलैंड्स की बात करते हैं तो ये है रेणुका वेटलैंड्स। कौन सा? रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। और इसका टोटल एरिया है मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.2 वर्ग किलोमीटर। 42वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो ये हमारा है सोकर, जो कि आपको मिलेगा लद्दाख में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 42वां रामसर स्थल है हमारा सोकर, जो कि है लद्दाख में। तो इस प्रकार से हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी उनको बहुत ही कम समय में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए एक एक करके हमारे जो राज्य हैं उनमें जो रामसर स्थल हैं उनकी लोकेशन को हम लोग देखते हैं। तो पहले चलेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में। मैंने आपको अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इनकी संख्या है 8। तो एक हमारी है ऊपरी गंगा नदी वेटलैंड्स, उसके बाद में है सैंडी वर्ल्ड सेंचुरी यानी कि सैंडी पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार। फिर हमारा है पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार, जो कि बिल्कुल मेरे ज़िले के पास में ही है, गोंडा जिले में है, समसपुर पश्चिमी बिहार। उसके बाद में है कीथम झील या फिर सुर सरोवर झील, तो इसे अभी 2020 में ही रामसर साइट का दर्जा मिला है, सरसई नवर झील। और एक हमारा है समन पश्चिमी बिहार। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ऊपरी गंगा नदी, सैंडी पश्चिमी बिहार, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, पार्वती अर्गा पश्चिमी बिहार, समसपुर पश्चिमी बिहार, कीथम झील या सुर सरोवर झील, सरसई नवर झील और समन पश्चिमी बिहार। ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रामसर स्थल हैं और इनकी टोटल संख्या है 8। अब हम लोग चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब में भी आपको कुल मिलाकर के 6 आर्द्रभूमियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? कांजली आर्द्रभूमि, हरिके वेटलैंड्स यानी कि हरिके आर्द्रभूमि, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और रोपण वेटलैंड्स। तो ये हमारे 6 रामसर स्थल हैं जो कि आपको पंजाब राज्य में मिलेंगे। कौन कौन से हैं? कांजली वेटलैंड्स, हरिके वेटलैंड्स, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारा है रोपड़ वेटलैंड्स। तो ये हमारे मिलेंगे पंजाब राज्य में। फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो याद रखिएगा, जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर आपको 3 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? ऊलर झील है, होकीरा वेटलैंड्स है और हमारा है सुरिसर मंसर झील। तो सुरिसर मंसर झील ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा सरसई नवर झील। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है कि सुरिसर मंसर झील ये आपका है जम्मू कश्मीर में। और सुर सरोवर झील की बात करते हैं या सरसई नवर झील की बात करते हैं तो ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपको कुल 3 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग चलते हैं ये जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है। तो लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा है सो मोरेरी। कौन सा है? सो मोरेरी यानी कि मोरेरी झील यहाँ पर। और दूसरा हमारा है सोकर झील। कौन सा है? सोकर झील। तो सोकर झील इसको अभी पिछले साल ही वेटलैंड्स का दर्जा मिला है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि पिछले साल लद्दाख में जो सोकर झील है इसको अभी वेटलैंड्स का दर्जा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में आपको 5 वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको पोंग डैम झील देखने को मिलेगा, ये रामसर स्थल है। चंद्रा ताल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी रामसर स्थल है। और एक हमारी है रेणुका झील। तो रेणुका झील के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि ये हमारे भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। कौन सी? रेणुका झील। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है
कि जो हमारा पोंग डैम लेक है, कौन सा पोंग डैम लेक है, ये किस नदी के ऊपर निर्मित है। तो पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, तो नीचे कमेंट में जरा बताइएगा कि ये किस नदी के ऊपर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे, पोंग बांध झील यानी कि पोंग डैम झील, चंद्राताल और हमारा है रेणुका लेक। अब चलते हैं केरल में, तो केरल वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टमुदी लेक कौन सी है, अष्टमुदी लेक ये हमारे केरल की ये हमारे केरल की झील है। उसके बाद में बेम्बा नद झील की बात करते हैं, तो ये हमारे भारत की सबसे लंबी झील है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लंबी और बड़ी इन दोनों में अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे बेम्बा नद झील। लंबी का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जब हम बड़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं एरिया। क्या लगाते हैं, एरिया को हम लोग काउंट करते हैं। तो एरिया वाइज वैसे सबसे बड़ा हमारा है चिलिका लेक यानी कि चिलिका झील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी झील कौन सी है यानी कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, तो फिर हमारी होगी बेम्बा नद झील। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बार लोग गलती कर जाते हैं। तो केरल की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 रामसर साइट देखने को मिलेंगी। अष्टमुदी लेक है, बेम्बा नद लेक है और एक हमारा है सस्तम कोट्टा लेक। कौन सा, सस्तम कोट्टा लेक। तो ये 3 जो हमारे वेटलैंड हैं ये आपको देखने को मिलेंगे केरल राज्य में। अब यहाँ से जो आपके लेक वाला टॉपिक है वह भी काफ़ी हद तक कवर हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखिएगा। अब चलते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको मिलेगा चिल्का लेक, जो कि हमारे भारत की न केवल सबसे बड़ी झील है बल्कि सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है, उड़ीसा का चिल्का झील। और एक आपको मिलेंगे भीतरकनिका मैंग्रोव। कौन से, भीतरकनिका जो है वहाँ पर जो मैंग्रोव वन है उसे भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर चलते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में भी आपको 2 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये हमारा एक पक्षी विहार भी है, इसके अलावा ये यूनेस्को का स्थल भी है और ये हमारा एक रामसर स्थल भी है। तो केवलादेव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा राजस्थान में। और एक हमारा है सांबर झील। कौन सा, सांबर लेक। तो ये अक्सर चर्चा में भी रहता है क्योंकि यहाँ से नमक का उत्पादन एक तो किया जाता है और कई बार यहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारे पक्षियों की मृत्यु यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सांबर लेक और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये दोनों रामसर स्थल हैं और ये दोनों राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। कौन सा, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। तो यहाँ पर एक प्रकार की गंदगी जमी होती है और यह जो गंदगी है अपने आप यहाँ पर पता नहीं ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जिसके द्वारा ये शुद्ध हो जाता है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि कोलकाता शहर का जो कचरा है वह यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ की भूमि की ऐसी खास बात है कि यह इसको पूरी तरीके से शुद्ध कर देता है। तो याद रखिएगा, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा, सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पश्चिम बंगाल का एक वेटलैंड है। फिर चलते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपको एक ही वेटलैंड देखने को मिलेगा और इसका नाम है पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है, पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये हमारे तमिलनाडु का एक रामसर स्थल है। फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में भी आपको एक ही रामसर स्थल देखने को मिलेगा और इसका नाम है कोलेरू लेक। क्या नाम है, कोलेरू लेक इसका नाम है। फिर चलते हैं त्रिपुरा और मणिपुर में, तो ये हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको मिलेगा रुद्र सागर झील। कौन सी है, रुद्र सागर झील, और ये भी हमारा एक रामसर स्थल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग चलते हैं मणिपुर राज्य में, तो मणिपुर राज्य में आपको मिलेगा कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि हमारे देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और इसी में आपको मिलेगी लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील आपको इसी में देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा में एक रामसर स्थल है जो कि है रुद्र सागर लेक और मणिपुर में एक रामसर स्थल है जो कि हमारी है लोकटक लेक। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों विशेष तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चलते हैं गुजरात में, तो गुजरात में एक आपको पक्षी विहार मिलेगा जिसका नाम है नल सरोवर, और ये जो हमारा नल सरोवर पक्षी विहार है ये आपके रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। फिर चलते हैं असम में, तो असम में भी आपको एक ही रामसर स्थल देखने को मिलेगा और इसका नाम है दीपोर बिल। क्या नाम है, दीपोर बिल इसका नाम है।
उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पिछले साल ही एक हमारा रामसर स्थल बना था जिसका नाम था लोनार लेक, और उसके पहले 2019 के अंत में नंदूर मधमेश्वर यहाँ का पहला रामसर स्थल बना था। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको 2 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा है नंदूर मधमेश्वर रामसर स्थल जिसे 2019 में दर्जा मिला था, और एक हमारा है लोनार लेक जिसको 2020 में यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चलते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी, और भोपाल में ही आपको मिलेगा भोजताल। क्या है? भोजताल, और ये भी हमारी एक रामसर साइट है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको पूर्वी यमुना नहर के ऊपर, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे हमारा है पूर्वी यमुना नहर, और इसी पर आपको मिलेगा आसन बैरेज। क्या है? आसन बैरेज या आसन कम्युनिटी रिजर्व। तो यहाँ पर आपको रामसर स्थल देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो हमारा रीजन है इसको पिछले साल रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड में मात्र एक रामसर स्थल आपको देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं बिहार में। तो बिहार की बात करें तो कंवर ताल या फिर काबर ताल लेक। कौन सा? कंवर ताल या फिर काबर ताल लेक, ये हमारे रामसर स्थल है। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार में भी पिछले साल पहला वेटलैंड घोषित किया गया था, और ये आपको बेगूसराय जिले में मिलेगा। नाम इसका है कंवर ताल या फिर काबर तल झील। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि आपको बहुत ही कम समय में रामसर स्थल से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में बता दूं। आज शाम की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए 50 पुस्तकों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको भी हम लोग जानेंगे, यानी कि लगभग 100 बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वह बहुत ही शानदार तरीके से गुजरे और आप CB2 की तैयारी में भी आगे लग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।